नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए साइकोलॉजी के टेस्ट नंबर 4 के बारे में। विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हम सॉल्व कर रहे थे और सुपर 30 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। दोस्तों, यदि इससे पहले के 3 टेस्ट नहीं देखें तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी साइकोलॉजी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नाम से, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन टेस्ट की। पहला क्वेश्चन है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से बताइए सत्य कथन कौन सा है बालक के विकास के संदर्भ में। तो प्रश्न नंबर जो 1 आप लोग देख रहे हैं, इसका राइट आंसर रहेगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बिल्कुल यही बात यहाँ पर सच है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये सत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दूसरा क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को किस अवस्था पर दर्शाता है। 2019 सीटेट परीक्षा का क्वेश्चन है, तो बताइए नूर का जो अभिविन्यास है कथन का, वह किस अवस्था को दर्शाता है। 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, राइट आंसर क्या रहेगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा, आदान प्रदान परंपरागत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर आते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव की जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है। इसको क्या कहा जाता है। भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा अर्जन तंत्र साधन या तंत्र, भाषा स्वीकार्य इच्छा या भाषा ज्ञान। नाम चॉम्स्की आपने नाम सुना ही होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा साथियों, भाषा अर्जन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, LAD। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में अपना पहला चरण क्या है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण कौन सा है। पूर्व परंपरागत नैतिकता, परिपरंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता या पश्च परंपरागत नैतिकता। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि पूर्व परंपरागत नैतिकता जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन आ चुका है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या ये सभी। बताएं साथियों, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो 5वें का राइट आंसर रहेगा ये सभी। वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि सभी का आकलन सही से हो जाए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था। तो यहाँ पर अब आपको राइट आंसर बताना है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 6 का, वह रहेगा मध्य किशोरावस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है। मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, ध्यान का विकास से या भाषा विकास से। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है दोस्तों, ये मानसिक विकास का से संबंधित कथन है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन आ चुका है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी। तो यहाँ पर बताइए कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। प्रश्न नंबर 8 में जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर। कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाने का जो संकल्प है उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम मुख्य नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। कौन सा अधिगम
मुख्य नियम में शामिल नहीं है। कौन सा नियम नहीं है? देखिए, तत्परता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। आप सभी को पता है कि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे। तो इनमें से गौण नियम कौन सा है ये बताना है प्रश्न नंबर 9 में। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर बनेगा साथियों वह बनेगा बहुअनुक्रिया का नियम गौण नियम है थॉर्नडाइक का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर आ जाइए। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनिक्रिया अनुबंध का सिद्धांत, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर बनेगा साथियों वह बनेगा क्षेत्र सिद्धांत जो है वह व्यवहारवादियों से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 की ओर आते हैं। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या किसी भी अधिगम अंतरण का नहीं। तो यहाँ पर जो 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, इसका मतलब ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा 11वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है वह सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। शब्द जबलिंग विकार, डिसलेक्सिया या डिस्मोर्फिया। तो यहाँ पर बताना है कि वह सा को वाज बोलता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर बोलता है, भेद नहीं कर पाता है। तो सीधी सी बात है वह जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित है साथियों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना? बताइए साथियों 13 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर बनेगा साथियों वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पना यहाँ पर शामिल नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है? फ्राइड व जुंग, मैकक्लेलैंड एवं एटकिंसन, मेस्लो एवं मैकडूगल या मिलर एवं डोलर्ड? तो यहाँ पर बताना है साथियों कि उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है। प्रश्न नंबर 14 के अंतर्गत बताना है। तो यह काम किया है उपलब्धि अभिप्रेरणा पर मैकक्लेलैंड एवं एटकिंसन ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? परिपक्वता, वंशानुक्रम, निर्देशन या वातावरण? कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? तो यहाँ पर कारण नहीं है कौन सा? निर्देशन नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 की ओर आते हैं। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद अपना आंसर सेलेक्ट करें कि क्या रहेगा इसका आंसर। तो पहले इनको आप पढ़ लीजिए, मैं टाइम भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा अब आपको ये बताना है। इसमें प्रश्न नंबर 16 है जो साथियों उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 16 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है 17वें प्रश्न में। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 17 में राइट आंसर जो रहेगा साथियों सत्य कथन नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सत्य कथन नहीं है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं चलती है, क्षैतिज वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 18वां क्वेश्चन है। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि की, मूर्त बुद्धि की, सामाजिक बुद्धि की या सामान्य बुद्धि की? एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस तरह की बुद्धि की ज़्यादा प्रभावशीलता होती है ये बताना है आपको 18वें क्वेश्चन में। तो 18वें का जो राइट आंसर रहेगा साथियों वह रहेगा
अमूर्त बुद्धि की प्रबलशीलता ज़्यादा रहती है एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर आ जाइए। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकार को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर अब आपको बताना है। किस विकार को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है? यह विकार होता है दोस्तों डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बनेगा प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन की ओर। एक संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें 4 विकल्प आपके सामने हैं। इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें क्या होता है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, इदम एवं परम अहम के बीच संतुलित स्थापित किया जाता है। और एक संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में अहम सबसे ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। और इड और सुपर ईगो के बीच संतुलन अधिक पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 16 पीएफ प्रश्नावली किसके द्वारा बनाई गई? वॉलपोर्ट, सेल्डन, क्रेसमर या केटल। 4 विकल्प आपके सामने हैं। 16 पीएफ प्रश्नावली बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपके लिए कर देंगी मुझे पता है। 16 पीएफ प्रश्नावली जो है साथियों वह केटल के द्वारा बनाई गई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आप लास्ट में सभी लोग कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ताकि सभी का आकलन सही हो सके। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है? अवरुद्ध इच्छा, युद्ध, गुणसूत्र या यौनांगों का तीव्र विकास। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, रीजन क्या है, ये पूछा है आपसे प्रश्न नंबर 22 में। तो साथियों 22वें का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा अवरुद्ध इच्छा, ये मनोवैज्ञानिक कारण है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 22वें में। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? 4 विकल्प है, आप इनको पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर बताइए क्या रहेगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी? साथियों प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 23 का। 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, सृजनात्मकता में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अथवा शील गुण सम्मिलित नहीं है? नमनीयता या लचीलापन, मौलिकता, विस्तारीकरण या सही उत्तर देना। सृजनात्मकता में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है साथियों प्रश्न नंबर 24 में। 24 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा सही उत्तर देना। डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25 की ओर आते हैं। एक बार पुनः कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, या ऊपरी लिखित कोई नहीं। ये रीट 2018 का सेकेंड लेवल का क्वेश्चन है। तो बताइए, उपागम परिहार वाला वही सिस्टम यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो 25वें का राइट आंसर रहेगा पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 26वां क्वेश्चन है, रोजेनविंग परीक्षण मापन करता है? आपने जरूर पढ़ा होगा रोजेनविंग चित्र नैराश्य विधि। किसका मापन करता है? तार्किक चिंतन का, व्यक्तित्व का, सृजनात्मकता का, या कुंठा का? बताइए दोस्तों। आपने इस प्रकार का ये चित्र देखा होगा। ये इसमें मापा जाता है, 2 महिलाओं को बताया जाता है। एक कहती है सब कुछ अंदर जा रहा है, एक कहती है सब कुछ बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर इससे कुंठित महिला का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर बताइए रोजेनविंग परीक्षण मापन किसका करता है? कुंठा का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 27वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं इसे। ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ के बच्चों को स्तंभ खे में उनकी प्राथमिक विशेषताओं से सही मिलान प्रस्तुत करता है? अब आपको 1 को 2 से मिलान करना है। ये लीजिए, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों।
प्रश्न नंबर आपके सामने आ चुका है दोस्तों 27। राइट आंसर बताना है। 27वें का राइट आंसर साथियों क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, ये वाला। पहले में 4 प्रतिभाशाली में क्या आएगा? शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखना, ये पहले का आंसर है। ठीक है, उसके बाद बी में 1 सृजनात्मकता, नहीं अधिगम अक्षमता, तो धारा प्रवाह में कमी बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता, ठीक है, ये वाला सी में दूसरा आ गया है और डी में आपका तीसरा आ गया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन गया। प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के अनुसार किस विद्यालय में होना चाहिए? नियमित विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय, समावेशी विद्यालय या एकीकृत विद्यालय? एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग किस विद्यालय में उसका दाखिला होना चाहिए? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? समावेशी विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यूपीटेट 2017 में आया है। कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो साथियों प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अभिक्षमता, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? 2 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में या प्लस पोलियो कार्यक्रम में? किस कार्य में अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता? तो राइट आंसर क्या बनेगा? प्लस पोलियो कार्यक्रम में शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रेवंतराज मैथमेटिक्स, उसे भी ज्वाइन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सभी लोग कम से कम 2-2, 3-3 लोगों को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।